पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं सौम्य बैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। अपनी माफी की बत्ती बना और अपने कान का मैल साफ कर। हरामखोर, मुझे लगा था कि तू खिसका हुआ कोई एक लड़का है, पर अब लगता है कि तेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। अगर होता तो ऐसी बेगैरत हरकतें तो बिल्कुल नहीं करता। आदत से मजबूर हूं ना सर। तेरी ये आदत तुझे मौत के नजदीक लेके जा रही है बेटे। मेरी मौत को अभी बहुत समय है। आप ये बताइए कि खेल आगे बढ़ाना है या नहीं। तब उसे जवाब देते हुए मैंने कहा, इस तरह का खेल तू अपने पास ही रख। मैं अपनी नौकरी छोड़कर तेरे पीछे पीछे थोड़ा ना घूमता रहूंगा। मैं अपनी सारी बात गुस्से में बोल रहा था और वह हर बात पर हंसे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी जुबान से निकले हुए हर शब्द के बारे में पहले से ही पता था। आपके मना करने से क्या होगा सर, खेल को तो बनाया ही मैंने, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। लेकिन उससे पहले उस तालाब वाली लाश के बारे में जानना नहीं चाहोगे क्या? थोड़ा सोचते हुए मैंने उससे कहा, जानना चाहता हूँ, पर तेरे जैसे सिरफिरे के मुंह से नहीं। मैं अपने दम पर पता लगा लूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर उसने फोन रखने की बात कही। तनिक सोचते हुए मैंने उसे हाँ कर दी, क्योंकि ऊपर से भी ऑर्डर था कि जल्दी से मैं इस केस को खत्म करूं। मैंने उससे कहा, अब तू कह ही रहा है तो ठीक है, फिर एक काम कर, मैं जानना चाहता हूं उस लाश के बारे में। मगर एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझना। दूसरी तरफ से वो जोर जोर से हंसने लगा और कॉल कट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से जानता हो कि मैं हाँ ही बोलने वाला हूँ। मेरे दिमाग में हर पल उस किलर तक कैसे पहुंचा जाए यही बात रहती थी। इसलिए मैंने बाकी दूसरे केस जो भी थाने में आ रहे थे उन्हें मंडलोई और केलकर के हाथों में सौंप दिया था। आधा दिमाग उस लड़के ने खराब कर रखा था और बचा हुआ दिमाग डीसीपी सर फोन कर करके खराब कर देते थे। अपने केबिन में बैठे बैठे बाकी केसेस की भी फाइलों को स्टडी करना होता था, इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान जो है ठीक से उस कातिल को पकड़ने में नहीं लगा पा रहा था। मेरे घर जाने का समय हो चुका था। मैं घर पहुंचा, हाथ मुंह धोए और खाना खाने लगा। खाना खा ही रहा था कि तभी कमला दीदी ने कहा, भैया जी मैं घर जाऊं, मेरा सारा काम हो गया है। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने उनकी बात को ठीक से सुना ही नहीं। उनके दूसरी बार पुकारते ही मेरी चेतना भंग हुई और मैं बाहर आया। हाँ ठीक है, आप चले जाइए। आज वैसे रात ज्यादा हो गई है, तो कहिए तो कांस्टेबल से छुड़वा दूं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं भैया जी, वो छोटू आ रहा है लेने, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे इतना कहते ही वह जाने लगी। तभी अचानक उन्होंने रुककर पीछे पलटकर कहा, भैया जी एक बात बताना तो भूल ही गई। आज शाम को कोई दरवाजे के बाहर ये पार्सल छोड़ गया था। दीदी ने टेबल से उठाकर वो पार्सल मेरे हाथों में दे दिया। वो कोई लिफाफा था लाल रंग का। मैंने उन्हें ठीक है बोलकर जाने के लिए कहा और वो चली गई। मेरा खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। मैंने हाथ धोए और लिफाफा खोलने लगा। तभी मेरे फोन की बजती घंटी ने मुझे लिफाफा टेबल पर रखने को मजबूर कर दिया। जब मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो पता लगा कि ये कॉल तो मेरे खास यार विक्रम मेयर का है, जो अभी मुंबई क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर है। उससे बात करते करते मैं अपने बेडरूम में पहुंच गया। सालों बाद जब कोई पुराना करीबी आपको कॉल करे तो फिर आप सारी चिंता भूल पुरानी यादों में खोने लग जाते हो। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं लिफाफे के बारे में भूल मस्ती से उससे बातों में लग गया। बात खत्म होते होते करीब 1.25 घंटा बीत गया, इसलिए मैं बिना देर करते हुए सो गया। चौथा दिन, अगले दिन जब मैंने वो लिफाफा देखा तो फिर चेहरे पर बेचैनी के साथ मन में सवाल आया कि फिर से मैं ऐसी गलती कैसे कर गया। मैंने बिना देर करते हुए लिफाफा खोला। लिफाफा खोलते ही मेरे चेहरे पर खुशी की झलक आई। लिफाफे के अंदर एक कागज था जिस पर वो चीज लिखी हुई थी जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। उस कागज में उस लाश की पूरी जानकारी थी। उस लाश का नाम रमेश सरतालिया था। उसकी उम्र उस कागज पे 45 साल लिखी हुई थी। उसके घर का पता अशोक नगर लिखा था। अशोक नगर सिर्फ नाम का ही नगर था। उस नगर में बहुत कम लोग रहते थे। इतनी जानकारी मेरे लिए पर्याप्त थी कातिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन तब तक जब तक ये केस कोई नया मोड़ ना ले ले। मैं थाने के लिए निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही मैंने सोचा कि पहले मैं दूसरे काम निपटा लूं, फिर ही केलकर के साथ अशोक नगर के लिए निकलूंगा। मैं अपने केबिन में था, तभी केलकर अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेकर आया। यह रमेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी। केलकर ने बताया कि रिपोर्ट अभी अभी आई है
मैंने उससे रिपोर्ट अपने हाथ में ली। जाते जाते केलकर ने कहा कि मुझे तुरंत फॉरेंसिक डॉक्टर अशोक कुमार से बात करनी है। मैंने ठीक है बोलकर केलकर को रवाना किया और अपने मोबाइल से डॉक्टर साहब को फोन लगाया। कुमार साहब और मेरे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि हम कई सालों से साथ में ही काम कर रहे थे। हेलो सर जी, क्या हाल है आजकल जनाब के? मेरे चेहरे पर खुशी थी और इसी खुशी के साथ मैंने उनसे कहा। उधर से उदासी भरी आवाज में उन्होंने मुझसे कहा, अब क्या गए इंस्पेक्टर साहब, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन आपके फोन आते ही सब खराब हो गया। खैर छोड़ो। अरे अब तो अपने शब्द बदल लो डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों से एक ही वाक्य सुन सुनकर मेरे कान में दर्द होने लग गया है। तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या करूं इंस्पेक्टर महोदय, बुढ़ापा आ गया है और अब इस उम्र में नए शब्द और नए वाक्य कहाँ खोजने जाऊं। मैं चाहता तो इस हंसी मजाक को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि रमेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कह रही है। इसलिए मैंने बिना देर करते हुए थोड़ा गंभीर होते हुए उनसे कहा, हंसी ठिठोली तो होती रहेगी सर, आप ये बताइए कि आप मुझे कौन सी जरूरी बात बताना चाहते थे। डॉक्टर साहब भी गंभीर हुए। उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए मुझसे कहा, बात तो चौंकाने वाली है बॉस, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे खबर सुनकर। अरे डॉक्टर साहब पहले बताइए तो सही, उस आदमी की मौत पानी में फेंकने से पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। तब मैंने कहा, मतलब? और डॉक्टर बोले, इतना ही नहीं, अगली बात सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे जल्दी गई है ना सर, बीच बीच में पैसेंजर ट्रेन की तरह रुक क्यों जाते हैं? मेरे चेहरे पर चिंता भी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी बहुत ही हो रही थी आगे की बात सुनने के लिए। अरे उस आदमी को किसी ने मारा नहीं है, बल्कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। मैं अपनी टेबल पर रखे बैलेट पेपर को घुमा रहा था, लेकिन उनकी बात सुनते ही उसे घुमाना बंद कर चौंकते हुए खड़ा हो गया और हैरानी के साथ उनसे पूछा, क्या? उनकी इस बात ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक ही समय मेरे मन में बहुत से प्रश्न आने लगे। जी जनाब, आपने बिल्कुल सही सुना है, उसकी मौत प्राकृतिक ही है, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुनकर ये लग रहा था कि वह 100% सही बोल रहे हैं। तो मतलब उस आदमी की मौत हो जाने के बाद उसे ले जाकर तालाब में फेंक दिया गया क्या? तो दोस्तों कहानी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसके नए मोड़ को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।